दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शनिवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सुबह जो मैंने कार्यक्रम आपको भेजा था, वो जो कार्यक्रम थोड़ा विलंब से किया था, उसी कार्यक्रम के दूसरे हिस्से के साथ उपस्थित हूँ। शुरू करते हैं इसका कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। मैंने जो कल परफेक्ट वाला जो थंबनेल बनाया था, आप लोग अगर उसे देखे हैं, बहुत अच्छी बात है। कुंडलियों को अवश्य ही मिला करके ही विवाह करना चाहिए। बिना कुंडली मिलाए आपके तत्वों का मेल सामने वाले के शरीर के तत्वों से नहीं होता है तो परेशानी बनती है, क्योंकि हमारा शरीर तत्वों से ही बना होता है। आइए विषय पे लेके आता हूँ। इनकी कुंडली बनी है नवांश कुंडली मिथुन की, जो यहाँ पे दशम भाव के अधिपति हैं। जरा ध्यान से समझना होगा, ये नवांश कुंडली बड़ी महत्वपूर्ण होती है भगवान। लग्न कुंडली के दशमेश यहाँ के लग्नेश बन गए और लग्नेश लग्न में ही बैठ गए। द्वितीय भाव में स्वग्रही चंद्रमा जो ग्रहण के साथ है, इस वजह से अच्छी बात होगी। मतलब मैं उसे खराब नहीं कहूंगा, क्योंकि राहु यहाँ भाव के अधिपति के संग बैठे हैं। तृतीय भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में उच्च का होना, ये सास ससुर के साथ संबंधों को, ससुर के साथ संबंधों को बहुत मजबूती देते हैं और ससुर के लिए व्यक्ति को उत्कृष्टता देते हैं। चतुर्थ भाव के अधिपति लग्न में है, इस वजह से यहाँ पे अच्छी बात होगी। घर परिवार सुख संपत्ति, श्रेष्ठ आचार व्यवहार विचार और लोगों को कनेक्ट करना, ये सब जातक को बड़ा आसान रहेगा। पंचम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में अपने परम मित्र के साथ नवम भाव में बैठना और उच्चाभिलाषी होकर के बैठना संतति सुख प्रेम लाड प्यार ऐश्वर्य, ये सब देता है। बुद्धि का बल व्यक्ति के पास रहता है और वो प्रैक्टिकल ज्ञान के साथ साथ शास्त्रीय ज्ञान भी रखता है। छठवें भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में उच्च का होना अपने परम मित्र गुरु के संग, हालांकि गुरु का यहाँ नीचभंग हो जाएगा, इस वजह से यहाँ पे व्यक्ति अपने जीवन में विपरीत परिस्थितियों से उलझता हुआ और उन पे विजेता प्राप्त करता हुआ, विजेता बनता हुआ आगे बढ़ता जाएगा। सप्तम भाव के अधिपति का अष्टम में जाना दाम्पत्य को कई बार कंफ्यूज करने वाली स्थिति में लेके जाएंगे। अष्टम भाव के अधिपति का नवम में बैठना स्वग्रही, इस वजह से व्यक्ति के जीवन में दर्शन रहता है और चीज़ों को समझने की अद्भुत शक्ति और कल्पनाशीलता बड़ी अद्भुत होती है। वो व्यक्ति बहुत गंभीरता से किसी भी बात को पकड़ता है। नवम भाव बहुत मजबूत बना है। दशम भाव ठीक है, हालांकि मिथुन लग्न की कुंडली के लिए मंगल बहुत अच्छे तो नहीं होते हैं, इस वजह से दशम भाव के अधिपति का अष्टम भाव में जाना और छठवें भाव के अधिपति और लाभ के साथ जाने का योग थोड़ा कमजोर करेगा। इस वजह से कई बार व्यक्ति को गुरु और मंगल की दशाओं में कारोबार में कमजोरी देखने को मिलेगी। एकादशवां भाव बहुत स्वतंत्र बना है और 12वें भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में पंचम भाव में आना, नवम भाव में आना अच्छा माना जाएगा, क्योंकि वो त्रिकोण का भाव है। दशमांश कुंडली में लग्न के अधिपति का जन्म कुंडली में अपने परम मित्र सूर्य के साथ बैठना और वृषभ राशि में आकर के व्यक्ति के कारोबार को बहुत ही मजबूती देना, स्थिरता के साथ कारोबार में सुख मिलता है। तृतीय भाव में गुरु का नीच का होना, उनका नीचभंग शनि के कारण हो जाएगा और यहाँ पे शनि राहु केतु मंगल का प्रभाव केंद्र में, इस वजह से व्यक्ति आजकल की तात्कालिक शिक्षा पे विश्वास करता है और मन लगा करके काम करने वाला होता है। उसको अपने काम में साहस बटोरना पड़ता है और वो साहसी होने के साथ साथ प्रैक्टिकल भी होता है। पंचम भाव में चंद्रमा का बैठना बहुत बढ़िया, लेकिन पंचमेश नीच के बुध शत्रु के घर में दशमांशा कुंडली थोड़ी कमजोर बनेगी और ये कई बार व्यक्ति के कारोबार को परेशान कर सकती है, क्योंकि यहाँ बुध भाग्य के भाव में शत्रु के घर में, यहाँ शुक्र जन्म कुंडली में सप्तम भाव के अधिपति होकर के व्यापारिक पक्ष इस कुंडली के लिए ठीक रहेगा, क्योंकि दो परम मित्र जन्म कुंडली के व्यापार भाव यानी कि सप्तम भाव में बैठे हैं यहाँ पे, जो अच्छी बात है। यहाँ पे व्यापार भाव के अधिपति भी व्यापार भाव को देख रहे हैं, मंगल की दृष्टि है, तो मैं इसे खराब नहीं कहूंगा। हालांकि यहाँ पे हर समय व्यक्ति की कुंडली में मंगल और शुक्र का एक साथ जन्म कुंडली के सप्तम भाव को देखने से कई बार मन उचाट होता रहेगा और विलक्षणता कभी कभी बाधित होती रहती है। ज्ञान के प्रभाव को कमजोर होते देखा जाता है और कई बार व्यक्ति कुंठा से ग्रसित होकर के अपने प्रभावों को कमजोर करने वाला भी हो जाता है। यहाँ अगर मैं देखूं तो नवांश कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा और राहु बैठे तो हैं, पर वो ग्रहण में नहीं है। हालांकि जन्म कुंडली में नवांश कुंडली में उच्च के सूर्य, स्वग्रही शनि, मित्र के राशि के शुक्र और उच्च के मंगल के साथ स्वग्रही बुध नवांश कुंडली में ग्रहों को मजबूती दे रहे हैं। इसके साथ साथ बुध आर्द्रा में बैठे हैं
और चंद्रमा पुष्य के, शनि जन्म कुंडली में स्वग्रही शतभिखा नक्षत्र के और शुक्र भरणी सूर्य भरणी नक्षत्र में बैठेंगे। इसका अर्थ ये होगा कि ग्रहों के नक्षत्रों का बल उनके पास थोड़े से कमजोरीपन से जा रहे हैं। इस वजह से ग्रह बैठे तो अच्छे हैं, हालांकि बुध अगर राहु के संग बैठे होते तो विलक्षणता और बढ़ती। चंद्रमा के साथ राहु बैठे हैं, इस वजह से धन आगमन में कभी कभी दिक्कत होगी और कई बार व्यक्ति धन को लेकर के चिंता जागृत करेगा। अब आपको मैं नवांश कुंडली का सूत्र बताता हूं। नवांश कुंडली में गुरु की दृष्टि अगर लग्न और लग्नेश पे पड़ जाए, जन्म कुंडली के सप्तम भाव पे गुरु की दृष्टि पड़ जाए, जन्म कुंडली के नवम चतुर्थ और पंचम भाव पे या दशम स्थान पे अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाती है तो दाम्पत्य ठीक होता है, विलक्षणता बनी रहती है, सकारात्मक माहौल बना रहता है और व्यक्ति के जीवन में यश मिलता रहता है। पर यहाँ पे गुरु जो है वो अष्टम में है, इस वजह से इन सब चीज़ों में कमजोरी हो सकती है। इस वजह से अपनी पत्नी को, अपने दाम्पत्य में सामने वाले पार्टनर को, जो स्पाउस है, उसके साथ पूजा पाठ का माहौल खड़ा करिए, उनके साथ अच्छा सा समय बिताइए, उनके साथ कभी भी मैत्री ही रखिए, कभी भी उनके साथ कम्युनिकेशन का गैप ना करिए, बेवजह की वार्तालाप ना की जाए। अगर हो सके तो उनके साथ जितना ज़्यादा हो सके मैत्री का भाव रखेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। नवांश कुंडली में केंद्र के 3 घर खाली हैं। न तो लग्नेश गुरु से देखे जा रहे हैं, न तो लग्न पे शुभ ग्रह शुक्र की दृष्टि है, न तो चंद्रमा देख रहे हैं और न तो बुध की दृष्टि है। बुध बैठे हैं, इस वजह से इसे अच्छा कहूंगा। यहां जन्म कुंडली में शुक्र और शनि बैठे हैं, इस वजह से दाम्पत्य को तोड़ने से बचाना चाहिए। आपको एक बात बड़ी गहरी बताता हूं, कभी भी जब कभी भी आप विवाह मिलाने चलते हैं तो सबसे पहले प्रथमतया नक्षत्रों के संबंधों को देखना चाहिए। वर का नक्षत्र और वधू का नक्षत्र, इन दोनों की संख्या कैसी है, इन दोनों के नक्षत्र के अधिपति अगर परम मित्र हो रहे हो तो भी, अगर इन दोनों के बीच का संबंध ठीक नहीं है, वस्तुतः 13वें नक्षत्र के बाद का विवाह बड़ा अच्छा माना जाता है नक्षत्रों का संबंध, तो अगर वो ऐसे बन रहा हो तो उसे उत्कृष्ट विवाह का योग कहते हैं। उसके बाद अगर नवांश कुंडली में 12वें भाव के अधिपति पे गुरु की दृष्टि हो तो इससे विवाह का सुख बहुत अच्छा होता है। लेकिन 12वें भाव के अधिपति पे गुरु की दृष्टि तो नहीं है, पर 12वें भाव पे गुरु की दृष्टि जरूर है, और जन्म कुंडली में चंद्रमा पे गुरु की दृष्टि जरूर है, और जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान पे गुरु की दृष्टि अवश्य है। इस वजह से किसी भी स्थिति में विवाह को बचाने की अगर जुगत लगाई जाए तो विवाह आसानी से बच सकता है। आमतौर पे जब कभी भी विवाह में कुंडली कमजोर मिली होती है, जैसे मान लीजिए आपने कभी कुंडली मिलाई और कुंडली अच्छी नहीं मिली है और विवाह हो गया, तो अब क्या होगा, वो चीजें आपको परेशान कैसे करेंगी। जब कभी जातक और जातिका की कुंडली में कुंडली अच्छी नहीं मिली हो और जब दशाएं खराब चलती हैं, कुंडली के मारक ग्रह या सप्तमेश अगर पीड़ित होते हैं या सप्तम भाव पे पाप ग्रह की दृष्टि होती है और जब उस ग्रह की दशा चलती है, तब वो, और दोनों ही तरफ से यही बात है, मतलब दोनों ही तरीके से, दोनों ही तरफ से जातक और जातिका में दशा अच्छी नहीं चल रही है, तब वो आपको तोड़ने के लिए विवश करेगा। और तब व्यक्ति के दिमाग में वो प्रश्न उठना शुरू होता है कि विवाह टूट तो नहीं जाएगा, और जैसे ही आप ये मंशा बनाने लगते हैं कि विवाह टूट तो नहीं जाएगा, वो आप उसकी तरफ इनडायरेक्टली अग्रसर होने लगते हैं, जो कि ये बहुत बुरी बात है। आप किसी भी स्थिति में जब विवाह हो जाए तो तोड़ने की स्थिति में मत जाइए, कोशिश करिए उसे कितना हद तक बचाया जा सकता है, कितना हद तक बचाया जा सकता है। सिर्फ शरीर का मिलना ही विवाह नहीं होता, जन्म जन्मांतरों का संबंध विवाह होता है। और मैंने तो बहुत बार, मतलब लगभग अगर मैं एक दिन में 10 कुंडली देखता हूं, 15 कुंडलियां देखता हूं, तो 5 कुंडली देखता हूं, जितनी भी देखता हूं उसमें से अधिक संख्या में मामले इसी बात को लेकर के आते हैं, पंडित जी दाम्पत्य खराब है। और आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, पर उसमें सबसे ज्यादा मामले प्रेम विवाह के आते हैं। प्रेम विवाह के मामले 2-4 ऐसे आए हैं जहां पे नहीं पंडित जी बिल्कुल ठीक है, प्रेम विवाह ही हुआ था पर बहुत अच्छा है। हो सकता है उनकी कुंडली जाने अनजाने बहुत अच्छी मिली हो, क्योंकि आप एक ग्रंथ को नकार सकते हैं, हमारे शास्त्र को आप एक बार दृष्टि से उसको नहीं देखना चाहते या फिर उससे संशय कर लेते हैं, पर कितनी बार करेंगे। और परिस्थितियां जो आप नहीं देखते हैं वही तो देखता है ज्योतिष शास्त्र, वही उसी चीज को दिखाने की कोशिश करता है, उसी चीज को वो रिवील करता है। तो कहने का अर्थ है कि हमें कभी भी बिना कुंडली मिलाए विवाह नहीं करना चाहिए, और अगर कुंडली मिल जाए तो बड़ी उत्तम बात होती है। कई बार तो अगर कुंडली बहुत अंकों से मिल जाती है
जैसे 36 अंक में से 28 अंक मिल जाए, 33 अंक मिल जाए, तो भी हमें विवाह के बाह्य पक्षों को अवश्य देखना चाहिए। जैसे कि लड़का, उसकी बुद्धि कैसी है, जैसे मान लीजिए कुंडली में तो बहुत सारी चीजें आपने देख ली, पर उसके बाद उसके परिवार में कैसे हैं, उनका वातावरण कैसा है, वो आपके धन को लेकर के कैसी उनकी मंशा है, कहीं वो लालची तो नहीं है, ऐसी चीजें। तो ये सब चीज देख लेने के बाद जब आप विवाह पे आएंगे तो फिर आपका निश्चित रूप से वो विवाह सुखद होता है और उसमें प्रगति भी देखने को मिलती है और तो उसमें ग्रहों का बल मिलता है ना, उसमें ग्रहों का बल मिलता है और उससे व्यक्ति को नुकसान नहीं होता, आयु का नुकसान नहीं होता, करियर का नुकसान नहीं होता, संतान उत्पत्ति में दिक्कत नहीं होती है, सामंजस्य बढ़िया बना रहता है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है, पूर्वजों को आप नजरअंदाज नहीं करते। तो ये चीजें बनती, ये बाकी चीजें। तो मैं अब इनकी कुंडली में बाकी के वर्ग चार्ट पे बता दूं। इनकी कुंडली में संतति का सुख है और बहुत अच्छा है। और एक बात और है, इनकी कुंडली में शनि के पास बल अच्छा देख रहा हूं, गुरु के पास बल अच्छा है, मंगल के पास भी बल अच्छा देख रहा हूं, और कम से कम इनकी कुंडली में लक्ष्मी संपन्न योग तो सदैव ही लगा है। साथ ही साथ अगर मैं और भी आगे बढ़ करके देखूं तो इनकी कुंडली में माता का सुख ज्यादा अच्छा है और पिता पक्ष थोड़ा कभी कभी रुग्ण हो सकता है। वैसे पिता का सुख भी ठीक ठाक है, पर जितना माता का है उतना पिता का नहीं है। धन संपत्ति के लिए होरा चार्ट देखा जाता है, उसके लिए आपको मैं बता दूं तो आपकी कुंडली में मंगल और सूर्य की दशाओं में धन से संबंधित समस्या हो सकती है। व्यय अधिक हो जाए, कारोबार में नुकसान हो, कई बार व्यक्ति बेवजह की चिंता में उधेड़-बुन में लगा रहता है। पर फिर भी बुध और शुक्र के अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्मांतर प्राणांतर और महादशा में धन अच्छा आता है। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में गुरु की दशा में बहुत अच्छा धन आता है या व्यक्ति को लाभ में देखा जाता है। राहु केतु शनि और चंद्रमा की दशा जातक के जीवन के लिए कुंडली में कमजोरी दे सकते हैं। इस वजह से बजरंगबली की पूजा आवश्यक रूप से करनी चाहिए। आप लोगों को बड़ी अच्छी बात बताऊं, अगर काम रुक रहा है तो सुंदरकांड के प्रत्येक दिन एक दोहा से आरंभ करिए और अगले दोहा तक पाठ पढ़ा करिए। ये बात मैंने कल भी किसी को बताया था। तो कहने का अर्थ है कि अगर ऐसी कोई बात बन रही है, अभी इनकी कुंडली में वैसे दशा में भी मंगल की ही दशा चल रही है जो मिथुन लग्न के लिए बहुत अच्छे, कन्या लग्न के लिए बहुत अच्छे नहीं होते हैं। इस वजह से मैं ये बात कहूंगा कि अगर हो सके तो आपको बजरंगबली की पूजा करनी चाहिए। लगातार 31 दिन तक सुंदरकांड का पाठ करिए, इससे घर में सुंदर सुंदर कृत्य होने लगते हैं। ये बात इतनी है, बाकी की चीजें मैंने आपको और बता देता हूं। इस कुंडली के लिए मैंने दिन वार नक्षत्र तिथि वगैरह सब तो बता दिया था, पर फिर भी एक बात बता दूं, 2028 से राहु की दशा आएगी जो आपको अच्छा लाभ देगी। जैसे अभी मैंने अभी पीछे ही कहा कि राहु की दशा परेशान करने वाली हो सकती है, वो होरा कुंडली को देख करके कहा है। पर बाकी की जो स्थितियां बन रही है उसके आधार पर राहु आपको 50% अच्छे परिणाम देंगे और उनकी दशा में आप अगर चाहें तो यात्राएं कर सकते हैं, भाग्य को सुख दे सकते हैं, भाग्य का सुख मिल सकता है, बड़े बड़े काम बन सकते हैं, रुकावट और रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद आपकी कुंडली में जो बात अभी बन रही है, नवंबर से आपकी कुंडली में और भी यश प्राप्त करने का योग चलेगा वर्ष कुंडली के आधार पे। और साथ ही साथ अभी भी मैं जो देख रहा हूं उसके आधार पर आपको आपका कारोबार कभी भी तकलीफ नहीं देगा। और निसंदेह मैं एक बात कह दूं, अपने अंदर अगर धार्मिकता बना करके रखेंगे, मंदिर का दर्शन, मंदिर के शिखर का दर्शन, गोपुरों का दर्शन, ध्वजा का दर्शन, मंदिर के चौखट का दर्शन अगर ये हो जाए तो व्यक्ति के भाग्य खुल जाते हैं। आप लोगों में से मुझे जितने लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों को अगर एक बात कहूं जो मेरे जीवन का अनुभव है, अगर आपको जीवन में कोई रास्ता न दिख रहा हो, कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा हो कि कहां से शुरू करूं, बहुत सारी चीजें एकदम बिल्कुल अटकी हो, तो आप सच्चे हृदय से भगवान के पास जाइए। जगन्नाथपुरी का बड़ा बल है। मैंने अपने जीवन में यही बात घटित होते हुए देखा था कि जब आपको कोई रास्ता ना दिख रहा हो तो आपको सीधा भगवान के शरण में चले जाना चाहिए। वहां जाइए, जगन्नाथ भगवान का दर्शन करिए, वहां पे जगन्नाथ का भात खाइए, दर्शन करके उनका प्रसाद ग्रहण करिए, समुद्र में स्नान करिए, वहां बैठ करके कोई भी मंत्र जप लीजिए अधिक संख्या में। उसके बाद वहां पे भगवान शंकराचार्य का दर्शन करिए, जीवंत और बड़े ही दिव्य भविष्य दृष्टा, उनको कई बार प्रणाम कोई करे तो भी कम ही होगा। ये काम करके आइए, फिर अपने जीवन को जब आप दिशा में रखेंगे तो आपकी तीर बिल्कुल ही सही दिशा में जाएगी। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।